तो हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किस नेचर का होता है इसको समझते हैं हम लोग। द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो किसके कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होती है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे recorded facts. The term recorded facts means recorded transaction in the books of account on the basis of evidences. ठीक है, जो टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर रिकॉर्डेड फैक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किस बेस पे, जो भी एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है उसके बेस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ कैश इन हैंड, सॉरी अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिप्टर्स, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, ये सब जो है जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस क्या है इसमें, द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, जो हमारे तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के उसको फॉलो करके ही जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ prudence and conservatism, expected losses are provided while expected gains and profit are ignored. It means the real financial performance and financial position of the business may be better than what is shown by the financial statement. ठीक है, the use of accounting conventions make financial statements reliable, understandable and कंपैरेबल। ठीक है, अगर हम जो कन्वेंशंस हैं हमारे अकाउंटिंग उनको यूज़ करके अपना फाइनल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो फाइनल स्टेटमेंट्स हमारे होंगे वो रिलायबल होंगे, उन पर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडेबल है, उनको उसको मतलब हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और तीसरा, हम उसको कंपैरेबल होता है, मतलब किसी दूसरे फॉर्म से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं या अपने ही प्रीवियस स्टेटमेंट से कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको फॉलो करके। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर दैट इज इनडेफिनेटली। ठीक है, अगर हम देखें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो कब तक कंटिन्यू करेगा, वो फ्यूचर में इनडेफिनिट टाइम के लिए स्टैंड करेगा। ठीक है, मतलब को पक्का नहीं है कि वो कब बंद होगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर हिस्टोरिकल वैल्यू रेदर देन देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जो फिक्स एसेट होती हैं वो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू के साथ शो की जाती है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू या फिर जो बेस वैल्यू होती है उसके साथ दिखाते हैं, या मार्केट वैल्यू के साथ नहीं दिखाते हैं। The use of accounting concepts also make the financial statements reliable, understandable and comparable. ठीक है, फोर्थ आ गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक, accounting standards prescribed in Companies Act 2013 are mandatory in nature and are guidelines for preparing the financial statements. जो accounting standards होते हैं उसको कहाँ पे prescribe किए गए हैं, Companies Act 2013 में prescribe किए गए हैं और ये mandatory होते हैं। इनका नेचर मैंडेटरी टाइप का होता है और जो गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करना होता है, किसके लिए, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब। ठीक, they are followed by the companies. If they are not followed, the financial statements do not give a true and fair views. तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, ये इनको फॉलो करना क्या होता है, कंपनीज इनको फॉलो करती हैं, और अगर जो कंपनी इसको फॉलो नहीं करती हैं तो उसके जो फाइनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी ट्रू
स्टेटमेंट्स हमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। फिफ्थ है हमारा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो सिलेक्शन अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल द चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिर WDV मेथड से, ठीक है, लाइज विद द मैनेजमेंट विच हैज़ अ बियरिंग ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है जो उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को देखना चाहता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, किस तरीके से हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, वेटेड एवरेज से कर रहे हैं या लीफो मेथड से, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा estimates. Estimates are necessary for preparing the financial statements and have a bearing on the financial statement. For example, useful life of a fixed asset is estimated to provide depreciation, estimating expense to make provision, etc. ठीक है। तो बिजनेस में क्या है कि एस्टिमेट्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे एवरेज कितना खर्चा होगा जिससे कि हम लोग प्रोविज़न कर सकें उसका, या हम एक अपनी फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ को निकाल सकते हैं किस तरीके से उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कंक्लूजंस आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन का। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी एक कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है किसी एक एंटरप्राइज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा कांस्टेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एज पर लॉ शुड डिस्क्लोज द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टू इनेबल द यूजर्स टू मेक इंफॉर्मेशन जजमेंट एंड डिसीजंस, ठीक है। तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी की एज पर लॉ होती है और इसको डिस्क्लोज किया जाता है सिर्फ उसी के सामने जो इसके यूज़र होते हैं, ठीक है। तो जिससे कि वो जो जजमेंट और डिसीजन है उनका उसको इन्हीं इन्फॉर्म के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, यूज़ होता है। द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट एंड बाय अ सेपरेट स्टेटमेंट बीइंग पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है किसमें डिस्क्लोज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होती है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होती है, और एक जो सेपरेट स्टेटमेंट बनता है बीइंग अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, उसमें भी होती है। सॉर्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी हैज़, अब एक एनुअल रिपोर्ट के सेट में कंपनी के उसमें क्या क्या होता है, जैसे अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। जो रिपोर्ट होती है वो किस टर्म में होती है, सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के टर्म में होती है हमारी। जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड हो गया हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। जो ऑडिटर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। आगे है इसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है हमारा, बैलेंस शीट एज पर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, नोट टू अकाउंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमारे आते हैं बैलेंस इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फोर्थ आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट हैज़ डिफरेंट पार्ट एज फॉलो। नोट टू अकाउंट में डिफरेंट पार्ट होता है जिसको फॉलो किया जाता है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी इज फॉलोड बाय द कंपनी। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कंपनी के थ्रू जो फॉलो की जाती है वो, डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में।
थर्ड है इसी में एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। एंड फोर्थ हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज द इन अ पार्ट इन द टर्म ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये हो गया हमारे फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिपोर्ट होती है? द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर एवरी ईयर कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंपनीज को हर साल क्या करना होता है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक मीटिंग करनी पड़ती है, तो जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। इट इज़ कन्वेंड to adopt, consider and approve the board report, balance sheet, statement of profit and loss and the cash flow statement। ठीक है, ये किसके लिए होती है कि जो क्या तरीके अडॉप्ट किए जाएं, क्या कंसिडरेशन, क्या अप्रूव होगा बोर्ड रिपोर्ट के लिए, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबके लिए होती है। द constant of contents of board report are specified in the Companies Act 2013. However, they may give additional information that they consider appropriate। ठीक है, जो भी कंटेंट होता है बोर्ड रिपोर्ट का उसको कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाई किया गया है, फिर भी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे फिर डायरेक्ट। ठीक है।